क्या रामभद्राचार्य जी क्या साबित करना चाहते हैं? हम समझते हैं इनसे ज्यादा ज्ञानी तो एक निरक्षर अंगूठा टेक व्यक्ति हो सकता है, जो कम से कम इनसे ज्यादा शिष्ट व्यवहार करता है, शिष्ट आचरण करता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। ऐसा अशिष्ट व्यक्तित्व का साधु कोई कहता है कि हम धर्माचार्य हैं, हम समझते हैं वो जगत गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए भी गुरु नहीं हो सकते हैं, जगत गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। और तो ऐसे आज भाजपा सरकार की नीयत में भी खोट है। वो यहाँ पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को पूर्व की तरह फिर से जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, कहीं आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर देना, कहीं दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप देना, कहीं आदिवासी समाज की से ताल्लुकात रखने वाली राष्ट्रपति जैसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से रोक देना। राम आए हैं झोपड़ी में, क्या खिलाएंगे? तो अगर इतना करिश्मा है तो इनको भी अयोध्या चले जाना चाहिए, राम का दर्शन करते ठीक हो चले जाते हैं। इनको अस्पताल में जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टरों से चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वाभाविक रूप से ये लोग मानसिक रूप से भी बीमार हैं, मानसिक संतुलन भी इनका खो गया है। ये धर्माचार्य नहीं है, धर्मांध हैं, क्योंकि धर्माचार्य बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। तब से जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़े आज पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जजेस, साइंटिस्ट आदि बन रहे हैं। वो शिक्षा की देन है, वो किसी भगवान, किसी देवी, किसी देवता का देन नहीं है। वो विद्यालयों की देन है, विश्वविद्यालयों की देन है, अध्यापकों की देन है, पढ़ाई की देन है, शिक्षा की देन है, संविधान की देन है। इसलिए लोगों को हमने देखा है, घंटा बजाने वाले जिंदगी में घंटा बजाते रहते हैं, लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज। मैं हूं जितेंद्र कमल और हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान है सपा के फायर ब्रांड और बहुजन समाज के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज। बहुत धन्यवाद। सर, आम जनमानस में एक प्रश्न है, कौतूहल है कि भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र की हत्या वो ईवीएम के माध्यम से कर रही है। तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़खानी है, गड़बड़ी है, इस वजह से लगातार भाजपा सत्ता में आ रही, प्रदेशों में आ रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को पूरी तरीके से कुचलना चाहती है। जिस तरीके से अभी तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों की सरकारों के मुख्यमंत्री के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया, झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमे लिखे गए, ED, CBI, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ उनको दबाव में लेने का भी प्रयास किया गया। अभी हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसके जीवंत मिसाल हैं कि ऐसा मामला जिससे हेमंत सोरेन का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे मामले में ED का दुरुपयोग कर उनकी गिरफ्तारी ऐसा कराया जैसे लगता है कोई घोर कुख्यात अपराधी हो। और आज भाजपा सरकार की नीयत में भी खोट है। वो यहाँ पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को पूर्व की तरह फिर से जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, कहीं आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर देना, कहीं दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप देना, कहीं आदिवासी समाज की से ताल्लुकात रखने वाली राष्ट्रपति जैसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से रोक देना।
इसके पूर्व में जो हमारे राष्ट्रपति जी थे माननीय रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक देना, क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। अखिलेश यादव जी के कालिदास मार्ग खाली करने पर इन्हीं भाजपाइयों ने उसे गोमूत्र से कालिदास मार्ग को धुलवाया और फिर गंगा जल से धुलवाया। ये जाति आधार पर अपमानित करना, जाति आधार पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना, जाति आधार पर लोगों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना, उनकी छवि धूमिल करना, ये कहीं ना कहीं ये राजशाही की ओर जा रहे हैं। हिटलरशाही के रास्ते पर भाजपा सरकार जा रही है, वही कारण है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। रही बात ईवीएम की, अभी जो भी मतगणना होती है वो मतगणना ही इनके इस ईवीएम के दुरुपयोग का जीवंत प्रमाण है। जैसे अभी 2022 का जब असेंबली चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो 403 सीटों में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। तो जब 309 सीट पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में आगे थी तो ईवीएम मशीन में पीछे कैसे? ठीक इसी प्रकार से अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के असेंबली चुनाव में बैलेट पेपर वोटिंग में हर जगह कांग्रेस 2/3 सीटों से ज्यादा सीटों पर बढ़त लेके चल रही थी। ईवीएम की गिनती में कांग्रेस पीछे हो गई, भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है ये जीत भाजपा की नहीं है, ये जीत मोदी की भी नहीं है, ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग करके आज ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने उंगली पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी एक जीवंत मिसाल है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया था कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लोगों की कमेटी चयन समिति होगी, जिससे कि चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता बनी रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को के निर्देश को खत्म करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड करने के लिए अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए एक नया बिल पास कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर हो गए और अपने ही सरकार के एक मंत्री को और रख लिया। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी और 3 सदस्यीय कमेटी में 2 लोग सत्तापक्ष के होंगे तो निष्पक्षता और पारदर्शिता रहेगी कहाँ? ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। आपको ये 2025 आ रहा है, आरएसएस इसको और भाजपा इसको बड़े उस सब वर्ष के रूप में देख रही कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। राम भद्राचार्य आपका मैं देखता रहता हूं और आप मुखर आवाज पाखंड पे उठाते रहते हैं। राम भद्राचार्य आज हॉस्पिटल में है, तो बहुजन समाज को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राम भद्राचार्य लोग जो इस समय हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लगातार बहुजन समाज के दिमाग में डाल रहे हैं और पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं और आज विज्ञान के सहारे पे बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि वहां से निकलें और सपा को वोट करें या वहां पर रहकर फिर से एक बार संविधान और लोकतंत्र की हत्या के लिए वोट करें? नहीं, इसे देश के लोगों को देखना चाहिए। अगर अभी इन्होंने कहा कि राम आए हैं झोपड़ी में क्या खिलाएंगे, तो अगर इतना करिश्मा है तो इनको भी अयोध्या चले जाना चाहिए, राम का दर्शन करते ठीक हो चले जाते हैं। इनको अस्पताल में जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टरों से चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वाभाविक रूप से ये लोग मानसिक रूप से भी बीमार हैं,
मानसिक संतुलन भी इनका खो गया है। ये धर्माचार्य नहीं है, धर्मांध हैं, क्योंकि धर्माचार्य बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने कहा कि जो राम को नहीं मानते वो चमार हैं, ये क्या मानसिकता जाहिर करती है? क्या रामभद्राचार्य जी क्या साबित करना चाहते हैं? हम समझते हैं इनसे ज्यादा ज्ञानी तो एक निरक्षर अंगूठा टेक व्यक्ति हो सकता है, जो कम से कम इनसे ज्यादा शिष्ट व्यवहार करता है, शिष्ट आचरण करता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। ऐसा अशिष्ट व्यक्तित्व का साधु कोई कहता है कि हम धर्माचार्य हैं, हम समझते हैं वो जगत गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए भी गुरु नहीं हो सकते हैं, जगत गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आडंबर है, पाखंड है, ढोंग और ढकोसला है। इससे लोगों को कभी भी तरक्की और बेहतरी बरकत नहीं होती है, सत्यानाश होता है। और यही कारण है कि आज जब से इस देश में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के माध्यम से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान का अधिकार दिया गया, तब से जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़े आज पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जजेस, साइंटिस्ट आदि बन रहे हैं। वो शिक्षा की देन है, वो किसी भगवान, किसी देवी, किसी देवता का देन नहीं है। वो विद्यालयों की देन है, विश्वविद्यालयों की देन है, अध्यापकों की देन है, पढ़ाई की देन है, शिक्षा की देन है, संविधान की देन है। इसलिए लोगों को हमने देखा है, घंटा बजाने वाले जिंदगी में घंटा बजाते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आती है। लेकिन जो स्कूलों में चले जाते हैं, विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं, वो एक न एक दिन ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंचते हैं और ऊंचे मुकाम हासिल करके खुद तरक्की के रास्ते पे आगे जाते हैं। पूरे घर, परिवार, समाज, देश को भी बेहतरी और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। अंतिम प्रश्न केवल, इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में टूट रहा है लगभग, दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के साथ भी खड़े कुछ ना कुछ, उत्तर प्रदेश में एकदम सलामत है, 11 सीटों पर कांग्रेस आप दे रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, कुछ थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुजन समाज देख रहा है आपकी तरफ और आपकी पार्टी की तरफ, अखिलेश जी की तरफ, कि कुछ तो ऐसा करिश्मा हो कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली पार्टियां कुछ। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन है, आगे भी रहेगा और वक्त आने पर इंडिया गठबंधन का करिश्मा भी देखने को मिलेगा। मायावती जी से कुछ बातचीत चल रही है, आएंगी या नहीं आएंगी, आचार संहिता के बाद आएंगे, कभी क्या क्या कुछ चल रहा है अंदर, कुछ प्लीज बताएं। ये गठबंधन में सभी सादर आमंत्रित हैं, जो भी आएगा उसका स्वागत है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।